we have started studying antiderivatives, which is a reverse process of differentiation. तो हमने कुछ उसमें प्रॉपर्टीज़ देखी, हम उसमें कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ और रूल्स भी देखते हैं इंटीग्रेशन के। और एक और जो सिनेरियो हमें मिलता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, जिसको आप एक्सटेंसिवली डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे उसको देखेंगे कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस उसको सॉल्व करता है। तो लेट्स बिगिन विद सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स। ये ऐसे ही हैं जैसे आपने डिफरेंशिएशन के भी रूल्स पढ़े थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो हम यहाँ पे एक कंपैरिजन के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस में हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लेट्स बिगिन विद द लेफ्ट कॉलम हमारे पास डिफरेंशिएशन फार्मूलाज हैं और उन्हीं का ही जो रिवर्स प्रोसेस में हमारे पास कुछ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं या एंटी डेरिवेटिव्स हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, however the integral of a constant is constant times variable kx। यहाँ पे कांस्टेंट k है तो ये आपके पास kx आ जाएगा। ये ऐसे ही है कि आपने k जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1 आया, और इंटीग्रल ऑफ 1 आपने याद रखना है कि ये वो वेरिएबल आ जाएगा। इफ़ यू आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू x तो इंटीग्रल ऑफ 1 x आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। तो ये हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 5 5x, इंटीग्रल ऑफ -3 -3x। सेकेंड हमारे पास ये पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव्स है और फिर हमारे पास ये पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोनों में आप देखें कि फ़र्क है, ये फ़र्क आपने ध्यान रखना है, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। और ये पावर रूल जो है ये इंटीग्रल्स का जो पावर रूल है, इट अप्लाइज व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अदर देन -1 कोई भी पावर है x की, आप उस पर ये पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रल का। तो जब x 1 हो जाए तो फिर क्या होता है ये हम देखते हैं। एक तो आपने ये देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ log x जो है वो 1/x है। तो अब हमने देखना है कि इंटीग्रल ऑफ 1/x, ये वो केस है कि जब आप पावर रूल में n को 1 ले लें, सॉरी -1 ले लें, -1 नहीं होना चाहिए था ना। तो n को अगर आप -1 ले लें तो ये इसको आप 1/x भी लिख सकते हैं। 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रल है हमारे पास log x, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ log x वॉज 1/x। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही था, इंटीग्रल भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा। आपने ये देखा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वॉज कॉज एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स फिर आपके पास क्या आएगा, -sin x। इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स भी sin x आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स का इंटीग्रल sin x। इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कॉज एक्स वॉज -sin x, तो इसलिए हमारे पास sin x का इंटीग्रल जो है वो -cos x है। ये आपने ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव में cos x का डेरिवेटिव -sin है, तो एंटी डेरिवेटिव sin का फिर -cos x है, और +c जहाँ जहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ पे आप +c भी करेंगे। स्ट्रेटजी फॉर एंटी डिफरेंशिएशन क्या है? टू इंटीग्रेट अ सिंपल एक्सप्रेशन, रीराइट द इंटीग्रेंट अल्जेब्रिकली। इंटीग्रेंट वो है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। सेपरेट टर्म्स, अगर आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं तो हर एक का इंटीग्रल सेपरेट करें। पुल आउट कॉन्स्टेंट्स, अगर कोई नंबर्स आ रहे हैं तो वो इंटीग्रल से बाहर लिखें। एंड अप्लाई नॉन एंटी डेरिवेटिव्स रूल, जो आपने एंटी डेरिवेटिव्स रूल पढ़ लिए हैं उनको आप यूज़ करें। दिस वर्क्स फॉर पॉलिनोमियल्स एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 4x³ -x + cos x, इंटीग्रल लेंगे तीनों टर्म्स का अलग-अलग, और उसके बाद जो है वो अब आप कांस्टेंट बाहर लेके आए, 4 बाहर आ जाएगा, x³ का इंटीग्रल हो जाएगा x4/4, और 4 मैंने कैंसिल कर लिया। इसी तरह से x का इंटीग्रल हो जाएगा, पावर रूल लग रहा है सिंपल, cos x का इंटीग्रल sin x + c। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तीनों हमारे पास नॉन फंक्शंस हैं जिनके हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल्स मौजूद हैं। सेपरेट करें तीनों इंटीग्रल्स को। ex का इंटीग्रल ex ही है, 1/x का इंटीग्रल log x है, और sin x का इंटीग्रल -cos x है। ये जो log x है इसके साथ हम एब्सोल्यूट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो log है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का निकलता है, तो इसलिए आपका जो x यहाँ पे आएगा वो उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाएगी। यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव x है, कोई नंबर ऐसा नेगेटिव में नहीं आ सकता। अब हम चलते हैं अपना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम इस शक्ल का होगा कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि आपके पास कोई फंक्शन था, आपने उसका डेरिवेटिव लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर y = x² हो और आप लिख लें dy/dx = 2x, तो अब ये जो इक्वेशन है dy/dx = 2x, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव वाली टर्म हो।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आप इसमें से वापस y निकाल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करके। इनिशियल कंडीशन क्या होगी कि अगर हमें ये बताया जाए कि जो फंक्शन है, एक्चुअल फंक्शन जिसको आपने निकालना है, वो एक स्पेसिफिक गिवन वैल्यू के ऊपर उसकी ये वैल्यू थी, जैसे y एट एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट, ये उसकी इनिशियल वैल्यू है। y आपका यहाँ पे फंक्शन है जिसको आपने निकालना है, क्योंकि आपको जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव दिया हुआ है dy बाई डी एक्स। हमें y चाहिए, लेकिन y की एक इनिशियल वैल्यू हमें दे दी जाती है कि एक एक्स नॉट के ऊपर, ये कोई भी नंबर हो सकता है, y की वैल्यू ये थी जो y नॉट, ये पूरा एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनता है। हम अब करना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हम वो फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं y, फाइंड द स्पेसिफिक एंटी डेरिवेटिव सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन। ये वही जो हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो हम साथ प्लस सी लिखते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई कांस्टेंट था या नहीं था या क्या था। तो लेकिन अगर हमें इनिशियल वैल्यू दे दी जाए तो हम वो स्पेसिफिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमारे पास फिर जो इंटीग्रल है उसमें से वो कांस्टेंट टर्म ख़त्म हो जाती है, उसकी वैल्यू पुट हो जाती है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर्ड, और इनिशियल वैल्यू है y एट 1, y एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 5। तो इनिशियल वैल्यू x की 1 है और y की 5 है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो dy बाई डी एक्स का इंटीग्रल इसका रिवर्स प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव है वो तो y दे देगा। राइट साइड पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब्ड प्लस c। अब यहाँ पे प्लस c है, अब हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट यू विल डू द इंटीग्रल, और उसके बाद फिर आप इनिशियल वैल्यू पुट करें, y की जगह पे 5 और x की जगह 1 पुट करें, तो c आपको मिल जाता है 3। और ये 3 अब आप जो आपने सोल्यूशन निकाला था y इक्वल्स टू, उसमें पुट कर लें, तो योर फाइनल सोल्यूशन इज y इक्वल्स टू 2x क्यूब्ड प्लस 3। तो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर। अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ 40 किलोमीटर्स एन आवर व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कार एक जा रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ब्रेक्स अप्लाई की, कार डीसेलरेट होगी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता रुक रही होगी, और उसका जो रेट था वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। हाउ लॉन्ग बिफोर द कार स्टॉप्स। अब आपने ये पता करना है कि जब ब्रेक्स अप्लाई की और इस रेट से कार रुक रही थी, तो कितने टाइम में कार जो है वो इवेंचुअली स्टॉप कर जाएगी। तो यहाँ पे एक तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वो 40 किलोमीटर पर आवर गिवन थी, क्योंकि जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया कार ऑलरेडी 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही थी। तो जो इनिशियल स्पीड आ गई हमारे पास वो v एट ज़ीरो, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम है, v एट ज़ीरो इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, और उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हमारे पास जो रेट दिया हुआ था वो मीटर पर सेकंड में था। और एज द कार डीसेलरेट, कार आहिस्ता आहिस्ता रुक रही है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो -10 है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है वो कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हमने -10 लेनी है यहाँ पे। तो ये अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है उसको आप डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो v डैश ऑफ t इक्वल्स टू -10, ये अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको आप इंटीग्रेट करें तो v ऑफ t आ जाएगा -10t प्लस c, ये उसका एंटी डेरिवेटिव आ गया। और आपको ये इनिशियल वैल्यू आपने पता कर ली थी, v एट ज़ीरो इक्वल्स टू 11.11, इसको पुट करेंगे तो c हमें जो है वो इनिशियली मिल जाता है 11.11। और अब आपके पास जो v ऑफ t बन जाएगा वो -10t प्लस 11.11 आ जाएगा। ये तो अभी आपने उसको, जो आपका एक्सेलरेशन का फंक्शन था, उसको आपने वेलोसिटी के फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हमने ये पता करना है कि कार रुकेगी कब। रुकेगी तभी जब उसका वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो नाउ यू विल पुट दैट v ऑफ t इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड टाइम। तो हम यहाँ पे वो जो हमने v ऑफ t फाइंड किया था उसको 0 को इक्वल पुट करते हैं एंड सॉल्व इट फॉर t, वी गेट t nearly 1.11 second. So the car stops in approximately 1.11 seconds after the brakes are applied.